नमस्ते बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि अपना गुप्तकालीन शासन चल रहा है, उसका पहला वीडियो में अपन ने गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के शासनकाल के बारे में पढ़ा और उसी का ही दूसरा पार्ट है गुप्तकालीन भारतीय समाज की व्यवस्था, अर्थात गुप्तकालीन शासन में सामाजिक संरचना किस प्रकार से थी। उस समय भारतीय समाज में परंपरागत रूप से वर्णित प्रमुख वर्णों में जो निर्धारित है 4 वर्ण, उसकी व्यवस्था निश्चित थी। समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था और उनके प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, दान और समाज को विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से दूर करते हुए एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रमुख कार्य वो करते थे। दूसरे वर्णों में क्षत्रिय होते थे और जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे उनका काम समाज जीवन की रक्षा करना था, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र में रहने वाले लोगों का, राष्ट्र की सीमाओं का, इन सब की रक्षा करने का दायित्व क्षत्रिय वर्ग पर था। तीसरा था वैश्य। वैश्य वर्ग में का प्रमुख कार्य था व्यापार करना और व्यापार के अंतर्गत राज्य में रहने वाले विभिन्न सामाजिक वर्ग को आवश्यकता की वस्तुओं को उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन यापन की समस्त विषय वस्तुओं की आपूर्ति कराने का कार्य वैश्य वर्ग का था। और जो तीसरा और अंतिम जो वर्ग था शूद्र, शूद्र वर्ग के अंतर्गत उसका प्रमुख कार्य था सेवा प्रदाता, सेवा करना, सामाजिक कार्यों में सेवा करना, समाज की सेवा करना और समाज के लोगों को विभिन्न आवश्यकताएं पड़ने पर उन सब का कार्य में सहयोग करना, ये शूद्र का था। इस प्रकार से जो 4 वर्ण थे, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन चारों वर्णों के यह अलग अलग प्रमुख कार्य थे। गुप्तकालीन समाज में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन धीरे धीरे शिथिल होने लगा और जब ये जातीय व्यवस्था शिथिल होने लगी तो फिर वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर के जन्म पर आधारित हो गया। जन्म पर आधारित हो गया, इसलिए जन्म आधारित जातियों में समाज विभाजित होने लगा। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियों का सम्मान होता था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी, अर्थात पति के साथ में हर कार्य में स्त्री का होना अनिवार्य था। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, पर्दा प्रथा नहीं थी और उस कालखंड में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में मिश्रित जातियां, वर्ण व्यवस्था प्रमुख हुआ करती थी और इन मिश्रित जातियों में मूर्धाव शक्तिकरण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी।
कायस्थ गुप्त युग का एक प्रमुख वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जातीय रूप में अस्तित्व में आ गया। इसलिए गुप्तकालीन समाज में नारी का एक आदर्श चित्रण था और पुत्र के अभाव में संपूर्ण संपत्ति पर प्रथम अधिकार स्त्री का माना गया था। गुप्तकालीन शासन में सांस्कृतिक विरासत में एक इसका बड़ा महत्व है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में गुप्त वंश का एक बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी गुप्त सम्राट हुए वो सब वैदिक धर्म को मानने वाले थे। वैदिक परंपराओं के अनुरूप अपने शासन व्यवस्था को उन्होंने कायम रखा और इतिहास में इसके अनेक उदाहरण भी हमको देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने कई बार अश्वमेध यज्ञ भी किए। उन्होंने बौद्ध एवं जैन धर्म को महत्व दिया, बढ़ाने के अनेक प्रयास किए। जैन एवं बौद्ध धर्मावलंबियों को संरक्षण प्रदान किया। इतिहास में उदाहरण मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री हायान भारत आया और उसके द्वारा लिखे गए विभिन्न लेखों एवं विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य एक सुव्यवस्थित और सुशासित साम्राज्य था, जिसमें अपराध बहुत कम थे, किसी प्रकार का कर भी बहुत कम था। राजकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अनेक संस्कृत नाटक उस कालखंड में रचे गए, जिनमें मुख्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इन सब के प्रमुख रचयिता कालिदास, मत्स्यकटिकम, शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखादत्त, सुविख्यात कोशकार अमर सिंह, ये सब गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही थे। रामायण एवं महाभारत तथा मनु संहिता ये सब अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। गुप्त काल के प्रमुख खगोलविद एवं ज्योतिषविदों में आर्यभट्ट, बराहमिहिर, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, जो गणित एवं ज्योतिर्विज्ञान में भारतीय इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में भारत से ही अरब देश होते हुए यूरोप तक पहुंची। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला के अनेक प्रमाणिक अवशेष मौजूद हैं। अजंता की गुफाएं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में स्थित बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा, सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा, इस प्रकार से भारत की एक साझी सांस्कृतिक विरासत में गुप्त काल या गुप्त वंश का एक बहुत बड़ा महत्व हमको दिखाई देता है।